स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किसी भी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना सीखा था। तो बच्चों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल से। तो देखिए बच्चों, जो आज का न्यूमेरिकल है वो ये है कि अपने पास एक सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग का जो सेंटर है वो O है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल R है और इस रिंग पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बच्चों हमें इस रिंग की जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस रिंग की वजह से। इस रिंग के थ्रू इस P पॉइंट जो कि एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट है, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और इस पॉइंट P की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है, स्मॉल x। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट अपन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे कि इस रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। तो देखिए इस रिंग पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये Q चार्ज इस रिंग की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लेंथ क्या होगी इस रिंग की? इस रिंग की जो सर्कमफ्रेंस है वही इसकी लेंथ है। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग डिनोट करेंगे लैम्डा से। टोटल कितना चार्ज इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। और इसकी जो लेंथ होगी वो सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी और इसकी रेडियस है R। तो मुझे बताइए लेंथ क्या होगी इसकी? 2 पाई R। तो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई R। अब बच्चों इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं इस रिंग के दो एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं सेम लेंथ के। ये जो एलिमेंट है ये लाइन एलिमेंट है दोनों, ये dl लेंथ का है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी dl लेंथ का है। ये पॉइंट A पर प्रेजेंट है और ये पॉइंट B पर प्रेजेंट है। तो दोनों एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है, सेम लेंथ है और एक A पॉइंट पर है तो दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B पर है। तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट पर चार्ज देखूं, चार्ज ऑन ईच एलिमेंट, तो देखिए चार्ज ऑन ईच एलिमेंट कितना होगा? मैंने मान लिया इस पे चार्ज dq है और इस पे भी चार्ज कितना है? dq। अब dq की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? देखिए इस रिंग की पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है और इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो dl है। तो पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है और हमें कितनी लेंथ का चार्ज देखना है? dl। तो लैम्डा इनटू dl इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है आपकी q अपॉन 2 पाई r इनटू dl। ये हो गया चार्ज ऑन ईच एलिमेंट। अब देखिए ये जो चार्ज है इस एलिमेंट पर वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी इस तरीके से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ले लिया dE1 वेक्टर। सिमिलरली इस B पॉइंट पर जो एलिमेंट है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके थ्रू भी P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड्स होगी। इसको मैंने ले लिया dE2 वेक्टर। अब एक चीज फोकस कीजिए, इस डिस्टेंस को, इस एलिमेंट से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसको मैंने स्मॉल r लिया और ये स्मॉल r किसके इक्वल होगा? देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो ये एंगल मैंने फाई कंसीडर किया तो सिमिलर एंगल ये भी फाई होगा। क्यों? बिकॉज ये रेडियस r है तो ये भी r होगा, बेस दोनों का सेम है और हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा? सेम होगा। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। तो ये r लेंथ कितने की इक्वल होगी? r डिस्टेंस। तो देखिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो
पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज करेंगे तो ये आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये भी स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये जो कंपोनेंट है dE1 वेक्टर, अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस तरीके से और ये बेस लाइन, इस लाइन को आगे ड्रैग कर दिया मैंने, तो देखिए ये एंगल फाई है तो इसके सामने वाला एंगल जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये भी फाई होगा, और ये एंगल फाई है, ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा फाई। अब फोकस कीजिए dE1 वेक्टर जो है वो इस लाइन के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा dE1 cos फाई, और सिमिलरली dE2 भी इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो इसका भी कंपोनेंट क्या होगा dE2 cos फाई। अब देखिए बच्चों dE1 cos फाई तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका dE1 sin फाई। dE1 के दो कंपोनेंट हो गए, ये कंपोनेंट dE1 cos फाई और ये कंपोनेंट dE1 sin फाई। सिमिलरली dE2 का एक कंपोनेंट हो गया dE2 cos फाई और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ये वाला dE2 sin फाई। अब सबसे पहले हम इस एलिमेंट के थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो हमने सपोज किया है dE1 वेक्टर, और B पॉइंट पर जो एलिमेंट है उसके थ्रू अपन ने जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किया है वो है dE2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम dE1 वेक्टर निकालेंगे और dE2 वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dl present at point A। तो देखिए बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है पॉइंट चार्ज के थ्रू, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है kq/r²। तो देखिए बच्चों dE1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, dE1 इज इक्वल टू आएगा k, चार्ज कितना लिया था अपने एलिमेंट पे dq, k dq अपॉन डिस्टेंस स्मॉल r है, और स्मॉल r किसके इक्वल है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग, देखिए डायरेक्शन a से a पॉइंट से p पॉइंट की तरफ है तो डायरेक्शन आएगी अलोंग AP वेक्टर। सिमिलरली अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dl प्रेजेंट एट पॉइंट B। तो B पॉइंट पर जो एलिमेंट है उसके थ्रू P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो dE2 है, और इसका भी फॉर्मूला kq। तो बताइए इस B पॉइंट पे जो एलिमेंट है इसका भी चार्ज कितना है dq, k dq अपॉन इसकी डिस्टेंस भी कितनी है स्मॉल r, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा k dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को अपन वन इक्वेशन नाम दे दिया अपन ने, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब एक चीज और सुनिए बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या होगी dE2 वेक्टर की, तो देखिए dE2 वेक्टर B से किधर की तरफ लग रहा है, P की तरफ लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग BP वेक्टर। अब देखिए इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से अपन देखें dE1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और dE2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मॉड ऑफ dE1 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ dE2 वेक्टर। कहने का मतलब dE1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और dE2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शंस इनकी डिफरेंट है, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो इनको मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, सो दैट
resolving them in rectangular components. इनको मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब इस फोकस की बात ये है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं de1 sin phi और de2 sin phi, de1 और de2 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और sin phi भी दोनों में सेम है, तो ये de2 sin phi और de1 sin phi दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है de1 cos phi और de2 cos phi ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो देखिए हमने दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कॉस कंपोनेंट है, वो ऐड हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से मैं इसमें बहुत सारे एलिमेंट लूं, लाइन एलिमेंट लूं, तो सभी लाइन एलिमेंटों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। तो अगर मैं किसी एक कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर दूं, मैं किसी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर दूं, तो P पॉइंट पर इस रिंग के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ de1 cos phi। हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसी भी एक कंपोनेंट का, चाहे de2 cos phi का इंटीग्रेशन कर दीजिए या de1 cos phi का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे de1 cos phi का, तो वो क्या आएगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना है E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है इस रिंग के थ्रू P पॉइंट पर, तो हमें इंटीग्रेशन करना है de1 cos phi का। तो अपन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन de1 की वैल्यू क्या है, de1 की वैल्यू है k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos phi। अब देखिए बच्चों E इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, cos phi कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा dq का, और dq की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, E इज इक्वल टू k cos phi अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, dq की जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी q अपॉन 2 pi r इंटू dl। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए E इज इक्वल टू k cos phi अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर q अपॉन 2 pi r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना है dl का। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, E इज इक्वल टू k cos phi अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर q अपॉन 2 pi r, इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है वो एक एलिमेंट है इस रिंग का, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ dl करते हैं तो उसका कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे इस रिंग में, सभी एलिमेंटों की लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dl निकल के आएगा, और वो इंटीग्रेशन ऑफ dl इस रिंग की टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस रिंग की जो टोटल लेंथ होगी वो इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 pi r के इक्वल होगा। 2 pi r से 2 pi r कैंसिल आउट हो जाएगा, देन E इज इक्वल टू आएगा आपका अब देखिए बच्चों E इज इक्वल टू k cos phi अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू q। हियर cos phi देखिए ये वाला हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं APO,
APO, ये APO में ये बेस हो गया x, परपेंडिकुलर हो गया r और हाइपोटेनियस हो गया ये। तो अगर cos फाई निकालता हूं तो cos फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है इसका x है और हाइपोटेनियस है रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं इसको ये लिख सकता हूं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ। देन E इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए बच्चों, E इज इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। cos फाई की वैल्यू आ रही है x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो E इज इक्वल टू KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 और ये पावर हाफ, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इस रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर। अगर ये मेरा P पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पर होता, इफ पॉइंट P lies at very large distance, अगर ये P पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे होता देन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो जो आपका x डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, देन x स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r स्क्वायर, देन r स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल as compared to x स्क्वायर। जब x आपका बहुत बड़ा होगा किससे, r से, तो x स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा r स्क्वायर से। तो हम x स्क्वायर के कंपैरिजन में r स्क्वायर को नेग्लिजिबल ले सकते हैं, और जब नेग्लिजिबल लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, देन E इज इक्वल टू KQX अपॉन r स्क्वायर नेग्लिजिबल बोले तो 0, x स्क्वायर की पावर 3/2 और सॉल्व करेंगे तो KQX अपॉन x क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो x से x क्यूब को कैंसिल आउट करेंगे तो KQ अपॉन x स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलकर आ जाएगा। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मानिए आप, मतलब पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे डिपेंडेंट है। जो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट सिंपल सा एक रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज। गॉस लॉ एक सिंपल रिलेशन देता है बिटवीन किस किस के बीच में, चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है, गॉस लॉ gives a relation between electric flux and charge। अब गॉस ने क्या स्टेटमेंट दिया उसको आप समझें कि सपोज हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, अपने पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज प्रेजेंट है, मतलब ये चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn ये एनक्लोज्ड चार्ज है जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। तो गॉस ने एक सिंपल सी बात बोली कि इस क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से लिंक करेगा, बाहर निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस नेट चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होगा अगर ये क्लोज्ड सरफेस आपका एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है। तो गॉस ने स्टेटमेंट सिंपल सा बोला कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक इन एयर और वैक्यूम
electric flux linked with a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by closed surface। तो इसका स्टेटमेंट पहले अपन लिखते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, इन एयर और वैक्यूम इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by closed surface। तो गॉस ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, इन एयर और वैक्यूम, ये जो आपकी क्लोज्ड सरफेस है वो एयर और वैक्यूम में रखी हुई है, इन एयर और वैक्यूम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस, जो इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड करेगा वो इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज enclosed by closed surface। तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से लिंक कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, इन एयर और वैक्यूम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। तो अगर इसको अपन मैथमेटिकली लिखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं phi e, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds वेक्टर। हमने क्लोज इंटीग्रेशन क्यों लिया है? क्योंकि आपकी जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है, तो इसलिए हमने यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन यूज में लिया है। तो phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज या नेट चार्ज को डिनोट कर रहा हूं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल हुआ। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? गॉस लॉ की। अगर मान के चलिए एक यहीं पे मैं एक न्यूमेरिकल देखता हूं, तो देखिए मान के चलो ये आपकी कोई क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, 3 कूलम चार्ज रखा हुआ है और -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर ये चार्ज रखे हुए हैं। अब मुझे बताना है कि इस क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना है। तो phi e इज इक्वल टू नेट चार्ज 1 पॉजिटिव -2 प्लस 3 -2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 और 3 4, 2 और 2 4, 4 - 4 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया इस क्लोज सरफेस से लिंक होने वाला? 0। क्यों आया है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है इस सरफेस के अंदर? 4 कूलम, और उतना ही नेगेटिव चार्ज है वो भी कितना है? 4 कूलम। तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो बाहर जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो सरफेस के अंदर आएंगी। तो इनकमिंग एंट्रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो लीविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अंदर आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और बाहर जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपकी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर्स है वो इक्वल है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है सरफेस में उतनी ही लीव कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इसका 0। बच्चों अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट जो है वो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू
गॉस लॉ। पहला जो पॉइंट है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय closed surface, then electric flux linked with closed surface will be zero। अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस क्लोज सरफेस से जो लिंक करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका अमाउंट होगा जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस विल बी जीरो। कैसे होगा देखिए, मान के चलो ये कोई क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है -q और ये +q और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फ्लक्स होगा phi e होगा वो सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों, सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो मुझे बताइए नेट चार्ज कितना है इस क्लोज सरफेस के अंदर, -q और +q। तो -q और +q नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, -q +q कैंसिल आउट, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया भाई, जब क्लोज सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है तो नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। अब क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर आएंगी। तो जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, आउटवर्ड्स जा रही हैं, उतनी ही इनवर्स आ रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉस लॉ का वो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface does not depends on shape of closed surface। कि जो क्लोज्ड सरफेस से जो लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कभी भी क्लोज्ड सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब देखिए, मान के चलो ये स्फीयर है और ये क्यूब है, दोनों शेप अलग अलग हैं, दोनों के इनसाइड जो नेट चार्ज है वो क्यू है। तो मुझे बताइए इस स्फीयर से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू कितना है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस क्यूब से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर भी नेट चार्ज कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम आ रहा है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कभी भी क्लोज्ड सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन size of the closed surface। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस से जो लिंक कर रहा है वो कभी भी उस क्लोज सरफेस की साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। मान के चलो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों का साइज अलग अलग है, इसका साइज छोटा है स्मॉल है और इसका साइज बड़ा है। तो देखिए बच्चों, इसके सेंटर पे भी क्यू चार्ज है और इसके सेंटर पे भी क्यू चार्ज है। तो मुझे बताइए इस स्मॉल
और इस लार्ज स्फीयर में से लिंक कितना कितना फ्लक्स होगा। तो देखिए फाई ई स्मॉल स्फीयर से सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई ई लार्जर वाले स्फीयर के लिए बात करूं तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर भी टोटल चार्ज कितना है, क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का फ्लक्स सेम है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो कि क्लोज सरफेस से लिंक करेगा वो कभी भी क्लोज सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, फोर्थ पॉइंट, गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो पॉइंट है ये कहता है कि जो गॉस लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है और साथ ही साथ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइंट चार्ज के लिए आपका गॉस लॉ एप्लीकेबल है। हम वहां गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, Gauss law is only applicable for those electric field which follow inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। मतलब गॉस लॉ केवल उन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड होता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसका फॉर्मूला होता था E = kq अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ 1 अपॉन r स्क्वायर है, तो ऐसे फील्ड के लिए आप गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो ये है, इफ net charge enclosed by closed surface is 0 and closed surface is placed in uniform or non-uniform electric field, then electric flux linked with closed surface will be 0। ये जो पॉइंट है इसको आप देखिए, अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है और वो क्लोज्ड सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने प्लेस किया है, तो उस क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो ऑलवेज 0 होगा, बिकॉज उस फील्ड में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस क्लोज सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको लीव भी करेंगी, उससे बाहर निकलेंगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस उसमें लीव करेंगी, तो जो नेट फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से लिंक्ड वो 0 होगा। इसको आप ऐसे देखिए, मान के चलो ये स्फीयर है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो देखिए इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही इसमें से लीव कर रही हैं। तो यहाँ फाई जो एंटर कर रहा है और फाई जो लीव कर रहा है
इन दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो एंट्रिंग फ्लक्स होता है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं और जो लीविंग फ्लक्स होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइंस लीव कर रही है, मतलब जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। बच्चों अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with closed surface does not depends on charge which lies outside the closed surface. Electric flux linked with the closed surface does not depends on charge which lies outside the closed surface. मतलब क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होता है वो कभी भी क्लोज सरफेस के आउटसाइड जो चार्ज है उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। इसको अपन समझें तो मान के चलिए क्लोज सरफेस है और इसके अंदर जो चार्ज है वो 1 कूलम 2 कूलम है और इसके आउटसाइड जो चार्ज है वो 4 कूलम और -3 कूलम है क्लोज सरफेस के आउटसाइड। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इससे लिंक वो होगा phi सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो सिग्मा क्यू है वो केवल इस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो नेट चार्ज है वो है। तो बताइए इनसाइड नेट चार्ज कितना है, 1 + 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर आएगा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन चार्ज पर ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो क्लोज सरफेस से लिंक करेगा वो केवल और केवल इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, उसके बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। बच्चों जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस इन मीडियम। अगर आपकी क्लोज्ड सरफेस मीडियम के अंदर रखी हुई है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा phi e मीडियम में। तो देखिए मीडियम में फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वी नो दैट जो एप्सिलॉन होता है वो इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। देन phi e इन मीडियम इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की जगह तो सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब देखिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये हो गया phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एयर और वैक्यूम और इसमें डिवाइड अगर हम करें किसका, एप्सिलॉन आर का, तो ये हो गया मीडियम में। अब फोकस कीजिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 1। तो मतलब मुझे बताइए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मीडियम में ज्यादा लिंक करेगा या वैक्यूम में ज्यादा लिंक करेगा, एयर और वैक्यूम में। तो देखिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मीडियम में जो फ्लक्स होगा वो लेस होगा कंपेयर टू वैक्यूम के। अब एक चीज और देखिए बच्चों, phi e इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e ds वेक्टर e डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब देखो बच्चों, इफ सिग्मा q कांस्टेंट है, अगर
क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और एप्सिलॉन आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो परमिटिविटी जब इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और बच्चों अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू को डिक्रीज करें, एप्सिलॉन आर डिक्रीज होगा, अगर एप्सिलॉन आर डिक्रीज होगा तो ई इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। और अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी को डिक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब दूसरी बात सुनिए, इफ एप्सिलॉन आर कांस्टेंट है, मैंने रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कांस्टेंट रखा, एप्सिलॉन आर को कांस्टेंट रखा, अगर चार्ज को मैं अगर इंक्रीज करूं, चार्ज इंक्रीज होगा तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर चार्ज को मैं डिक्रीज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with closed surface does not depends on position of charge inside the closed surface। तो देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कभी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे ये क्लोज सरफेस है और सेम ये क्लोज सरफेस है, इस वाली पोजीशन पे 1 कूलम चार्ज है और इस पोजीशन पे 2 कूलम चार्ज है। इसमें मैंने चार्ज को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ 2 कूलम ले लिया और यहाँ 1 कूलम ले लिया। अब मुझे इससे लिंक फ्लक्स निकालना है, वो भी कितना आएगा, 1 + 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसमें क्या आएगा, फिर इसमें भी क्या आएगा, 2 + 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब दोनों कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कभी भी पोजीशन पर डिपेंड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो क्लोज सरफेस से लिंक करेगा वो कभी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है, आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इन फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला कंडीशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, मुझे इस पूरे क्यूब से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, मुझे ईच फेस से लिंक होने वाला फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तीसरे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच वर्टेक्स, ईच वर्टेक्स मतलब कॉर्नर से, ईच वर्टेक्स से पास होने वाला फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। और फोर्थ कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच एज, ईच एज मतलब किनारे से, ईच एज से अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, तो देखिए क्यूब से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, पूरे क्यूब से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताइए इस क्यूब के द्वारा टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड किया हुआ है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, ईच फेज से पास होने वाला फ्लक्स, ईच फेज से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल इस क्यूब के अंदर कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 और बैक वाला 6, टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर। और 6 फेसों से लिंक्ड होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। 6 फेसेस, जो 6 फेसेस है उनसे लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो बताइए ईच फेस, एक फेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा। फाई ई में जो क्यूब का जो फ्लक्स है उसमें अपन 6 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्यूब के अंदर टोटल जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं। तो ये जो फ्लक्स है ये वाला, ये 6 फेसेस का है, हमें निकालना एक फेस से, तो हम 6 का डिवाइड कर देंगे। तो बताइए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 6 का डिवाइड हो जाएगा, ये फेस से रिलेटेड फ्लक्स आ गया। तीसरा पॉइंट जो निकालना है वो वर्टेक्स से निकालना है। मुझे बताइए इस पूरे क्यूब के अंदर टोटल कितने वर्टेक्स हैं। देखिए 4 तो ये हो गए, 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 वर्टेक्स हैं। तो इस पूरे क्यूब से जो लिंक फ्लक्स है वो 8 वर्टेक्स से पास होने वाला फ्लक्स है, कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक वर्टेक्स से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए हम जो टोटल फ्लक्स जो निकल के आया है उसमें कितने का डिवाइड कर देंगे, 8 का। तो कितना आंसर आ जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और फोर्थ निकालना है अपन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच एज से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है। तो देखिए टोटल कितनी एज है, 1, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, टोटल 12 एज होती हैं, टोटल 12 एज होती हैं, 12 एज होती हैं। कैसे देखिए 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 8 और 4 12, टोटल 12 एज होती हैं। और 12 एज हैं तो कैसे निकालेंगे 12 एज के लिए, Q अपॉन टोटल जो फ्लक्स आ रहा है 12 एज का वो आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एक एज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर कंप्लीट क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स पूछता है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फेस से पूछता है एक फेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ईच वर्टेक्स से अगर आपसे पूछता है तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और ईच एज से पूछता है, क्योंकि टोटल एज 12 होती है, और ईच एज से पूछता है तो Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर में Q चार्ज रखा हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। हमें इस कंप्लीट स्फीयर से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना और हेमीस्फीयर का मतलब है इसके हाफ सेक्शन से लिंक होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं पूरे स्फीयर से लिंक। तो स्फीयर से लिंक फ्लक्स कितना होगा, इस पूरे स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ यूज में लेते हुए। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें निकालना है किससे, हेमीस्फीयर से। तो मुझे बताइए इस पूरे स्फीयर में टोटल कितने हेमीस्फीयर हैं, एक और ये दूसरा। तो ये जो टोटल फ्लक्स है स्फीयर का वो 2 हेमीस्फीयर से लिंक्ड फ्लक्स का है। तो एक हेमीस्फीयर से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, 1 हेमीस्फीयर से लिंक्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये 2 का है, तो एक का कितना होगा, Q अपॉन 2 का क्या कर देंगे अपन इसमें डिवाइड कर देंगे।